नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड ईपीसी 4 के यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आपके बीएड के पेपर कोड ईपीसी 4 के यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है शिक्षकों में स्वयं का निर्माण, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में बात किया था नीति शास्त्र के बारे में। नीति शास्त्र के अंतर्गत हमें केस स्टडी भी पढ़ना होता है। केस स्टडी यानी कि मामले का अध्ययन। तो केस स्टडी होता क्या है, आज हम बेसिकली जो है केस स्टडी पर चर्चा करने वाले हैं। केस स्टडी किसे कहते हैं, केस स्टडी का मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम विशेष रूप से आज के क्लास में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे केस स्टडी के बारे में, और इसके उपरांत जो वीडियो आएगा उसमें हम एक आपको समस्या भी देंगे, केस स्टडी को हम लोग समाधान भी करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे, आप लिखेंगे केस स्टडी विधि यानी कि केस स्टडी मेथड। आपको हेडिंग देना है केस स्टडी मेथड, ये आपको लिखना है, और हिंदी में आप लिखेंगे केस स्टडी विधि। केस स्टडी विधि क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो इसमें आप सभी को लिखना है शिक्षा तकनीकी के आविर्भाव तथा विकास के साथ शिक्षा की प्रक्रिया में अनेक परिवर्तन हुए तथा नए आयामों का विकास हुआ। यदि हम देखते हैं तो पिछले 25 वर्षों के अंतराल में कक्षा शिक्षा में जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। छात्रों की उपलब्धियों में स्थान, कक्षा शिक्षण के स्वरूप, प्रक्रिया, अनुदेशन प्रक्रिया को जो है प्राथमिकता दी गई है। यानी कि छात्रों की उपलब्धियों में स्थान, कक्षा शिक्षण के स्वरूप, प्रक्रिया और अनुदेशन प्रक्रिया को जो है प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि छात्रों की उपलब्धियां जो है इन्हीं पर आश्रित होती है। छात्र जो भी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं वो किस पर आश्रित होता है, वो उनके स्थान पर, उनकी उपलब्धि क्या है, उनका कक्षा शिक्षण का स्वरूप मेरा कैसा है, अनुदेशन प्रक्रिया कैसी है, इसी पर जो है छात्रों की उपलब्धियां आश्रित होती है। शिक्षक और छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को हम शिक्षण में महत्व देते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता को जानते हुए व्यक्तिगत अध्ययन की हमें आवश्यकता होती है। तो बालक की भिन्नताओं के होते हुए भी प्रकृति तथा स्वभाव संबंधी सामान्य विशेषताएं हमें प्राप्त होती है। बालक के द्वारा अनुभव किए जाने योग्य अमृत वस्तुओं के अध्ययन के लिए जो है कतिपय प्रविधियां विकसित की गई। इनमें से केस स्टडी प्रमुख है। यानी कि हम क्या समझे, हम ये समझे कि बालक की विभिन्नताओं के देखते हुए, बालक की भिन्नताओं को देखते हुए उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव संबंधी सामान्य विशेषताएं जो है क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रत्येक बालक के अनुभव, उनके अमृत वस्तुओं का अध्ययन, इन सब को देखते हुए अनेक प्रकार की प्रविधियां, अनेक प्रकार की आपका से टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, अनेक प्रकार के रिसर्च प्लान हुए हैं, कई तरह के विधियां मतलब विकसित की गई है, जिनमें से एक प्रमुख आपका है केस स्टडी, जिसके बारे में हम आज के क्लास में जानने वाले हैं। तो चलिए हम आगे जानते हैं कि आखिर केस स्टडी होता क्या है। आप हेडिंग देंगे केस स्टडी क्या है या केस स्टडी किसे कहते हैं। आपकी परीक्षा में यदि प्रश्न आता है केस स्टडी क्या है या केस स्टडी किसे कहते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम आपको लिखना है कि केस स्टडी विधि का जो है सर्वप्रथम प्रयोग, यानी कि सबसे पहले प्रयोग किनके द्वारा किया गया, फ्रेडरिक ली प्ले के द्वारा। जैसे आप लिखते हैं फ्रेडरिक ली प्ले के द्वारा। फ्रेडरिक ली प्ले के द्वारा 1829 में किया गया था। इसे आप याद रखेंगे। आपको लिखना है केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक ली प्ले, नाम याद रखेंगे आप, फ्रेडरिक ली प्ले के द्वारा कब किया गया था, 1829 में किया गया था।
ये कहाँ किए थे, किस सब्जेक्ट में किए थे, ये सामाजिक विज्ञान में भी किए थे, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये कहाँ किए थे, फ्रेडरिक लीपले ने 1829 में सामाजिक विज्ञान में किए थे। उसके बाद जो है 1967 यानी कि 1967 ईस्वी में जो है बार्ने ग्लेजर एवं एनसेलम स्ट्राज, यहाँ पर नाम लिखा हुआ आप देख सकते हैं, बार्ने ग्लेजर एंड एनसेलम स्टार्स के जैसे समाज शास्त्रियों ने क्या किया, पुनः इसको परिष्कृत रूप में सामाजिक विज्ञान में नवीन सिद्धांत के रूप में इसे प्रयुक्त किया। यानी कि आप क्या समझे, सबसे पहले जो है 1829 में सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट में कौन किया था, फ्रेडरिक लीपले के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम देख रहे हैं 1967 में यानी कि 1967 में जो है दो समाजशास्त्री थे जिनका नाम था बार्ने ग्लेजर एवं दूसरे का नाम था एनसेलम स्टार्स। बार्ने ग्लेजर एंड एनसेलम स्टार्स, इन दोनों का नाम भी आप याद रखेंगे। बार्ने ग्लेजर एवं एनसेलम स्टार्स जैसे समाजशास्त्रियों ने पुनः इसको क्या किया, परिष्कृत किया और सामाजिक विज्ञान में एक नवीन सिद्धांत के रूप में इसे प्रयुक्त किया है। वर्तमान में जो है केस स्टडी का सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा जगत में किया जा रहा है। आज इसे हम क्या किस नाम जानते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इसे आप किस नाम जानते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के नाम से इसका प्रयोग हम शिक्षा शास्त्र में कर रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। आप क्या याद रखेंगे, वर्तमान में इसका प्रयोग हम शिक्षा जगत में बहुत ज्यादा कर रहे हैं। यानी कि केस स्टडी का प्रयोग आप कहाँ कर रहे हैं, शिक्षा जगत में कर रहे हैं। और इसे किस नाम से आप जान रहे हैं, इसे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के नाम से जान रहे हैं आप। इसे आप क्या कहते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इसका प्रयोग आप कर रहे हैं शिक्षा जगत में और किस नाम से जान रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के नाम से इसे आप सभी जान रहे हैं। तो इसके बाद आपको लिखना है कि केस स्टडी क्या होता है। केस स्टडी से तात्पर्य है, हम इसका डिफिनेशन बता रहे हैं, परिभाषा लिखा रहे हैं, आपको याद रखना है। इसमें आप लिखेंगे केस स्टडी से तात्पर्य किसी भी वस्तु स्थिति का भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना एवं जानना। इसका बुनियादी आधार विद्यार्थी की जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है। यानी केस स्टडी से तात्पर्य क्या होता है, केस स्टडी से तात्पर्य है किसी भी वस्तु किसी भी स्थिति की भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना। यानी कोई चीज़ है, कोई वस्तु है तो उसका हम क्या करेंगे, भली भांति और बारीकी से जांच पड़ताल करेंगे। और इसका बुनियादी आधार क्या होगा, विद्यार्थी का जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होता है उसे माना जाता है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिणाम है। और केस स्टडी किसी ज्ञान अनुभव को पाने का साधन है। इस विधि में विद्यार्थी की स्वयं समाधान ढूंढने में सक्रिय भूमिका रहती है, जबकि अध्यापक की भूमिका विद्यार्थियों को समस्याओं से भली भांति परिचित कराना होता है। यानी इसमें भूमिका क्या होती है, एक विद्यार्थी की भूमिका होती है कि वो स्वयं समस्या का समाधान ढूंढे, और एक अध्यापक की भूमिका क्या होती है, एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, एक शिक्षक की भूमिका होती है कि वो विद्यार्थियों की समस्याओं से उसे भली भांति परिचित कराए। चलिए इसके बाद आपको लिखना है कि व्यक्तिगत अध्ययन यानी केस स्टडी जो है विषय विशेष यानी कि बालक का समूह या फिर कोई घटना के गुण एवं दोष एवं असामान्यताओं का विश्लेषण है। यानी जब हम आपको नीति शास्त्र पढ़ा रहे हैं तो नीति शास्त्र में क्या पढ़ा था, हमने जाना था किसी घटना को किसी टॉपिक के बारे में अध्ययन करना, तो हम केस स्टडी में ही करते हैं। कोई हम विषय विशेष ले लेते हैं, जैसे कि कोई बालक का समूह हो गया या फिर कोई घटना हो गया, उसके बारे में उसके गुण एवं दोष एवं असामान्यताओं का भी विश्लेषण करते हैं। इसके उपरांत आप लिखेंगे कि व्यक्तिगत अध्ययन में अपने में एक पहेली यानी कि समस्या होती है।
व्यक्तिगत अध्ययन क्या है? अपने आप में एक पहेली है जिसे हल किया जा सकता है। इस पहेली में बहुत सी सूचनाएं समाहित रहती है। इन सूचनाओं का विश्लेषण कर हल निकाला जा सकता है। केस स्टडी की विषय वस्तु व्यक्ति, स्थान या सत्य घटना पर आधारित होती है या किसी एक इकाई का संपूर्ण विश्लेषण होता है। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी में आप इस डिफिनेशन को भी लिख सकते हैं, इस परिभाषा को भी लिख सकते हैं, जिसमें हमने क्या बताया आपको? व्यक्तिगत अध्ययन क्या होता है? अपने आप में एक समस्या होता है जिसे हल किया जा सकता है। इस पहेली में जो है बहुत सी सूचनाएं समाहित रहती है। इन सूचनाओं का विश्लेषण करके हम हल निकाल सकते हैं। केस स्टडी की विषय वस्तु यानी कि व्यक्ति, स्थान या सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। केस स्टडी का विषय वस्तु क्या होता है? कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई स्थान हो सकता है, या फिर किसी सत्य घटना पर आधारित हो सकता है या किसी एक इकाई का संपूर्ण विश्लेषण होता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था, इसके उपरांत के क्लास में हम आपको एक प्रश्न भी देंगे और उस प्रश्न का उत्तर भी निकालेंगे, जिसमें हम देखेंगे वो क्या है कि एक व्यक्ति, स्थान और सत्य घटना पर आधारित होता है। इसके बाद आप सभी यंग को जानते होंगे। यंग के अनुसार उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भी केस स्टडी को पर अपनी परिभाषा दी है। यंग के अनुसार यंग कहते हैं कि केस स्टडी किसी इकाई के जीवन का गवेषणा तथा विश्लेषण की पद्धति है, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह या संपूर्ण समुदाय से जुड़ा हुआ हो। अर्थात आप कह सकते हैं केस स्टडी क्या है? गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप होता है जिसमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी तथा पूर्णता के साथ अवलोकन किया जाता है। इसके उपरांत आप लिखेंगे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का उत्तरदायित्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। जो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है इसमें क्या है? आपका उद्देश्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी स्वतंत्रता भी कम कर दी गई है। आप सभी जानते होंगे जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली आई है इसमें आपका उत्तरदायित्व तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन आपके फ्रीडम को, आपकी आज़ादी को कम कर दी गई है। यानी कि शिक्षा की भूमिका छात्रों के अधिगम के लिए एक व्यवस्थापक की होती है। आपकी भूमिका क्या होती है? आपकी भूमिका होती है कि छात्रों के अधिगम के लिए एक व्यवस्थापक के रूप में आप काम करें। शिक्षक एक सलाहकार एवं मार्गदर्शक के रूप में होता है। शिक्षक को अपनी कक्षा में समस्यात्मक बालकों से रूबरू होना पड़ता है। ऐसे बालकों के सुधार के लिए शिक्षक को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आपकी भूमिका क्या होती है? आपकी भूमिका होती है छात्रों के अधिगम के लिए आप एक व्यवस्थापक के तौर पर काम करें। आप एक सलाहकार, एक मार्गदर्शक के रूप में एक शिक्षक की, एक टीचर की भूमिका होती है। शिक्षक को जो है अपनी कक्षा में समस्यात्मक बालकों से हमेशा रूबरू होना पड़ता है। समस्यात्मक का अर्थ हुआ वैसे बालक जिनके पास बहुत सारी समस्याएं होती है, वो समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो आपकी भूमिका क्या होती है? वैसे बालकों की समस्याओं को दूर करना। ऐसे बालकों के सुधार के लिए आपको जो है हमेशा तत्पर रहना पड़ता है, हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इसके लिए शिक्षक जो है समस्यात्मक बालक के सुधार के लिए उसके पूर्व इतिहास को स्वयं उसके परिवार से, उसके मित्रों से पूछताछ करके तथ्यों का संकलन करता है। यानी हम एक एग्जाम्पल की बात, उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए किसी बच्चे के पास बहुत ज़्यादा समस्या है और उस समस्या को आप समाधान करना चाहते हैं। यानी कि समस्यात्मक बालक जो है उसकी समस्याओं को, उसकी परेशानियों को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसके इतिहास को जानेंगे, यानी उसके परिवार के बारे में जानेंगे, उसके परिवारों से बात करेंगे कि आखिर उसके पास वो समस्या कौन सी है। उसके मित्रों से बात करेंगे, उसके मित्रों से पूछताछ करेंगे। पूछताछ के उपरांत उन सभी तथ्यों का आप संकलन करेंगे, इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद उस अध्ययन करेंगे और अध्ययन के द्वारा वह आप उन कारणों को खोजेंगे जिसके फलस्वरूप उसका आचरण एवं व्यवहार असामान्य होता है। प्राप्त कारणों के आधार पर शिक्षक जो है, यानी कि आप सभी जो है समस्यात्मक बालक का उपचार कर सकते हैं।
यहाँ पर हम चर्चा करना चाहेंगे, शायद आप सभी ने भी देखा होगा, बहुत पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था तारे ज़मीं पर। तारे ज़मीं पर भी जो कैरेक्टर था, जो बालक था, वो क्या होता है, जब विद्यालय में जाता है, बोर्डिंग स्कूल में जाता है, तो वहाँ पर उसकी पूरी दिनचर्या बदल जाती है। यानी कि पहले वो चित्र बनाता है, पेंटिंग करता है, तो पेंटिंग करना भी छोड़ देता है। वो सबसे कटा कटा रहता है, किसी से बात नहीं करता है। क्लास में भी, इवन आर्ट के क्लास में भी वो बोर बैठा रहता है। यानी कि ये कहा गया है, बच्चे प्रत्येक क्लास में बोर फील तो करते हैं, लेकिन जब आर्ट का क्लास होता है, फाइन आर्ट के क्लास में सब बच्चे खुश रहते हैं। लेकिन वो ऐसा बच्चा होता है जो आर्ट के क्लास में भी बोर फील, तो शांत बैठा रहता है। तो जो कला शिक्षक जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस बच्चों के बारे में पूरी संकल्पना तैयार करते हैं, पूरी खोजबीन करते हैं, उसके मित्रों से बातचीत करते हैं, उसके परिवार के लोगों से बात करते हैं। उसके उपरांत आखिर समस्या कहाँ शुरू हो रही है, समस्या का समाधान भी निकाला जाता है, जो कि आप यदि मूवी देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यदि आप मूवी नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, जिसको आपको ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया उसमें बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। चलिए हम आगे जानते हैं। आगे आप सभी को लिखना है कि इस प्रकार शिक्षक जो हैं बालक के समायोजित व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करता है। शिक्षक क्या करता है, बालक का जो समायोजित व्यक्तित्व होता है, जो उसका निर्माण होता है, उसमें वो मदद करता है। मदद कैसे करता है, जैसे मैंने ही बताया कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं, जो बालकों के बीच समस्याएं होती है, उन समस्याओं को एक शिक्षक के द्वारा दूर किया जाता है। और दूर कैसे किया जाता है, दूर करने के लिए वो उसके मित्रों से बात करता है, उसके घर वालों से बात करता है, फिर उन सभी तथ्यों को, उन सभी सूचनाओं को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के उपरांत उस पर वो विचार करता है, और विचार करके फिर उस समस्यात्मक जो बालक होता है, उस बालक की परेशानी को दूर किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षक जो है बालक के समायोजित व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करता है। केस स्टडी के लिए जो है यह सबसे प्रबल तर्क यह है कि किसी भी केस का अध्ययन तब तक नहीं पूर्ण हो सकता जब तक कि हम उसके विभिन्न पहलुओं को, उसमें होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन नहीं करें। यानी कि जब हम केस स्टडी शुरू करेंगे, जब केस स्टडी हम करना शुरू करेंगे, तो क्या करेंगे, हम जितने उससे रिलेटेड संबंधित चीज़ें हैं उन सभी पर हमको विचार करना होगा, उन सभी के बारे में हमको जानकारी इकट्ठा करनी होगी, तब जाकर के हम बेहतर से केस स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पुनः हम आपको उसी मूवी का एग्जाम्पल देना चाहेंगे। जो समस्यात्मक बालक था, जो बालक के पास जो समस्याएं थी, उस समस्याओं को दूर कैसे किया गया, पहले पूरे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई कि बालक को कैसा था, क्या पहले से ऐसा था कि यहाँ आने के बाद वो उसमें समस्या आ रही है। तो उन सभी परेशानियों को, उन सभी तथ्यों को इकट्ठा करके, उस पर विश्लेषण करके, उसके उपरांत हम क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं। क्योंकि जब तक हम इन सभी समस्याओं को संकलन नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक हम एक प्रबल तरीके से, बेहतर तरीके से केस स्टडी नहीं कर सकते हैं। हमें इसके लिए जो है विभिन्न पहलुओं में होने वाली संपूर्ण अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना होगा। तो आज के क्लास में हम बात कर रहे थे आपके केस स्टडी के बारे में। हमने जाना केस स्टडी विधि, केस स्टडी मेथड किसे कहते हैं, और केस स्टडी क्या होता है। हम अगले वीडियो में बात करेंगे शिक्षण अधिगम में केस स्टडी। शिक्षण अधिगम में जो है केस स्टडी हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपके अगले वीडियो में, जिसमें हम ये भी जानेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा जो है कौन सी परिभाषा दी गई है, और केस स्टडी एवं NCF 2005 के द्वारा भी केस स्टडी को कैसे आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जो है किस किस चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।